इसको कुछ करो ना तू लोग, ठीक है। आज चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलो इसको भी हम बजाते हैं। ऐसे ट्राई करते हैं। दोनों कोचिंग आओ चाहे हाँ ढकलेल सब। चलो ठीक है। चलो देखो इधर, हाँ तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। फोटो देखो तेरा, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु, इसका परिभाषा देखे थे क्या? नहीं स्टार्ट नहीं किए थे चैप्टर? अच्छा मतलब सिर्फ ऐसे ही पढ़ाए थे। चलो हम लोग इसको देख करके एक बार पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। असाइनमेंट वो नहीं आया नीतीश, मन करता है गधा सबको कूट को मारे, समझा। चलो देखो समझते हैं चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। हमारा जो शरीर है उस शरीर का आधार ही होता है जैव अणु। मतलब हमारा शरीर जिस चीज से बना हुआ है वो किससे बना हुआ? जैव अणु से बना हुआ। हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है या हमारे शरीर के अंदर जो पोषण होता है, हम लोग वृद्धि करते हैं, वो किसके वजह से कर पाते हैं? जैव अणु की वजह से, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो हमारा जो शरीर का निर्माण है ये संभव नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज जरूरी होता है और उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? जैव अणु, ठीक है। देख सकते हो जैव अणु का वैसा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का आधार बनाते हैं, जीवन का आधार बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर संरचना बनाता है, ठीक है। एवं जीवित प्राणी के वृद्धि एवं पोषण के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जीवित प्राणी अगर कोई है तो उसमें वृद्धि हो रहा है तो वो किसके वजह से? जैव अणु की वजह से। उसमें पोषण हो रहा है तो किसके वजह से? जैव अणु की वजह से। अगर जैव अणु नहीं होता तो तुम्हारा शरीर विकसित नहीं होता, वृद्धि नहीं होता, पोषण नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जैव अणु। अब जैव अणु में जैव अणु क्या क्या हो सकता है? जैसे हमारा जो शरीर में वृद्धि करे, ठीक है, हमारा शरीर का जो आधार बनाता है वो कौन कौन चीज आधार बनाता है? कहोगे जैव अणु, तो जैव अणु के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसको लिपिड भी बोल सकते हो, वसा को लिपिड भी बोल सकते हो, तथा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा न्यूक्लिक अम्ल, ये सब का सब जैव अणु है जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आता है, ठीक है। हम पोषण कर पाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि होता है इसी सब के वजह से, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट। अब देखो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसको हम पढ़ा चुके हैं, ऊपर करो थोड़ा, इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। जल्दी से करो, पढ़े हो ना इसको? पढ़ा है ना इसको? हाँ ये हम पढ़ाए हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तुम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रारंभिक बहुत पहले या कह सकते हो प्राचीन काल को जो परिभाषा था, पहले इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता था तो देख लो। पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ कार्बन के हाइड्रेट है। कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट का मतलब ये हुआ कि कार्बन होगा और उसका हाइड्रेट मतलब पानी होगा। क्या होगा? पानी मतलब जल होगा। मतलब जो कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में होगा, जल के रूप में होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन का X और H2O का Y अणु है, कार्बन का X परमाणु और यहाँ पर H2O का Y अणु है। ये सब आपस में जुड़ करके क्या बना लिया? ये कार्बोहाइड्रेट बना लिया। इसी को कार्बोहाइड्रेट कहा गया पहले, जो कार्बन और हाइड्रेट के रूप में, कार्बन देखो है और ये हाइड्रेट मतलब पानी होता है, ठीक है। तो अगर कोई इस रूप में होता है उसको कार्बोहाइड्रेट कहा गया। पहला नंबर तो ये। दूसरा पॉइंट में देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। मतलब ये जो बना होता है किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो इसमें होता है वो होता है 2:1 होता है, 2:1। जैसे पानी में देखा था, पानी H2O में देखो क्या होता है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1 केवल है।
तो इसका अनुपात निकालो तो 2/1, तो 2/1 को क्या लिख सकते हो, 2:1। तो इस अनुपात में, तो उसी प्रकार से ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो जो 2:1 में होगा उसको कार्बोहाइड्रेट कहा गया। कार्बन का हाइड्रेट होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होना चाहिए, तब उसको क्या कहा गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देख सकते हो इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल Y होता है, वही कार्बन और उसका हाइड्रेट, कार्बन और उसका हाइड्रेट। ठीक है, यहाँ X एवं Y संख्या समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, मतलब यहाँ पर X जो है, यहाँ पर जो Y है, इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। और करें इसके अंत में पढ़ाया ओस लगाते हैं, ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज होता है ना, सबके अंतिम में ओस लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, मनोज नहीं, मैनोज, क्या कहोगे इसको, मैनोज। ठीक है, तो देखो सबका अनुसूत्र सेम होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सबका फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज की तरह। अनुसूत्र सबका सेम होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अनुसूत्र सेम होगा, संरचना सूत्र अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज सबका अनुसूत्र C6H12O6 है, और सबका सब मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। बताए थे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग वर्गीकरण किए थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जो सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटकर अपघटित होकर और छोटा अणु नहीं बना सकता। तो कार्बो ये यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब का सब क्या है, मोनोसेकेराइड। क्या इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, C6H12O6 को क्या हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, यस और नो, बोलो, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो C6H12O6 को हम कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं। कार्बन कितना है, 6, तो हम लिखे कार्बन 6, ब्रैकेट में H2O के रूप में होना चाहिए, तो H2O लिख दिए। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, 6, तो लगाओ 6, तो पूरा इसको काउंट करो, पूरा कार्बन 6 तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 तो हाइड्रोजन 2 छक्के 12, ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन 6, तो ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। सही है, ये पहला जो परिभाषा था कार्बन के हाइड्रेट के रूप में होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा, बट सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है, रूल फॉलो कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। बट आगे देखो, फिर यहाँ पर देखो दूसरा एग्जांपल में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सबका फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो C12H22O11, चीनी के जैसा। क्या इसको ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कार्बन कितना है, 6, 12, तो लिखो कार्बन 12, ब्रैकेट में लिख लो H2O, क्या लिखो, H2O। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, 11, तो लगाओ यहाँ पर सीधा 11, तो गिनो पूरा C12H22O11 हो रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं था कार्बोहाइड्रेट के। फिर नीचे आ जाओ, सेलुलोज में आओ, सेलुलोज या स्टार्च, सेलुलोज या स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। देखो N लगा हुआ है ना, हाँ N यहाँ पर लगा लोगे, N लगा है ना, N मतलब ये वही बहुलक के रूप में बड़ा सा अणु बनाता है, समझ रहे बात कैसे। तो C6H10O5, C6H10O5 जुड़ेगा, C6H10O5 जुड़ेगा, बहुत सारा जुड़ेगा, N संख्या में जुड़ेगा, तो बड़ा अणु बनाएगा। अब इसको तोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना फूटेगा, जितना जोड़ करके बनाओगे अणु, विधत अणु बनाओगे तो उतना बड़ा, उतना ज्यादा ये अणु देगा, 10 से ज्यादा अणु दे सकता है, ये दे सकता है ना, तो इसको हम पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा, सेलुलोज का या स्टार्च का, C6H10O5, C6H10O5 का होल N, होल N मतलब समझ जाओ ये बहुलक की तरह है, ये बहुत बार जुड़ेगा, जुड़ के एक अणु बनाया है यहाँ, तो ये बड़ा अणु है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत भी आएगा। क्या इसको हम कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं, बताओ, तब न समझेंगे कार्बोहाइड्रेट होगा। देखो लिखोगे ऐसा, कहाँ गया ये C6, तो C6H2O पहले लिख लो, और O क्या गया 5 को, तो यहाँ पर लगाओ 5, होल N था तो यहाँ पर भी लगाओगे N, तो गिनो C6H10, H25 जा कितना 10, ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन 5 हो रहा है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो नोट में कह रहे कुछ यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
मतलब कार्बन और हाइड्रेट के रूप में है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऊपर करो, वहां देखो रिकॉर्डिंग चालू है। कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा नीचे। हाँ देख लो, देखो कह रहा कुछ यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1, मतलब 2:1 है, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बन के हाइड्रेट के रूप में है, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देख सकते हो उदाहरण में एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। क्या इसको हम कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कार्बन कितना है देखो 1 2, तो लिखो C2, ब्रैकेट में लिखो H2O, ऑक्सीजन क्या है 2, तो लगाओ 2, तो C2H4O, C2H3 एक 4O2 है ना। तो ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में है, लेकिन ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता चला कि कार्बन और उसके हाइड्रेट के रूप में है, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्या रूल गलत हो गया ना? नहीं हुआ रूल गलत। तो कुछ ही ऐसा यौगिक था जो उस रूल को फॉलो किया, बाकी बात क्या हो गया? गलत। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट में देखते हैं। और आ गया ये बी नंबर, कह रहे कुछ पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। मतलब कह रहे कि कार्बन और हाइड्रेट के रूप में नहीं है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे देखो रेमनोस, क्या है? रेमनोस। अब क्या इसको कार्बन और हाइड्रेट के रूप में लिख सकते हो? कार्बन 6 है ना, हाइड्रोजन H2O करो, ऑक्सीजन देखो क्या है 5, तुम यहाँ पर लगाओगे 5, तो ऑक्सीजन 5 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 10 गुना हुआ, यहाँ पर कितना है 12। तो इसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, उस रूप में नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। समझ आ रहा है बात? तो इस प्रकार से ये जो रूल है, इस रूल का समापन हो गया, ये रूल गलत हो गया। इसके बाद आया आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक परिभाषा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का आधुनिक परिभाषा, उस दिन इसको हम बहुत बढ़िया से बताए थे, इस बार हम सिर्फ परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा देखो क्या कर रहा है कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा में, क्या कह रहा है? कह रहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या बृहत बहुलकी यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, बार अब नहीं। आगे देखो, कह रहे जल अपघटन के आधार पर इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, मोनो, ओलिगो, पॉली। मोनो, ओलिगो, पॉली। मोनो में देखो, मोनो में क्या आ गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोस, ये सब मोनोसेकेराइड। पूछा जाता है कभी कभी निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है? क्या है? मोनोसेकेराइड, ऐसा पूछता है। चलो इधर करो, इधर 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 इधर, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, याद कर लेना। ठीक है, भाई सब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पूरा। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड हो गया। दूसरा देखो ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल, मोनोसेकेराइड बताए थे परिभाषा। यहाँ पर देखो दूसरा में ओलिगोसेकेराइड में वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 तक अणु देता है, 2 से लेकर के 10 तक अणु दे सकता है, 2 अणु दे सकता है, 5 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 10, मतलब 10 के बीच तक नहीं, 10 तक, 10 के बीच तक नहीं, 10 तक, 2 से 10 तक अणु देगा जल में टूटने के बाद, तो उसको कहोगे ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। 10 से ज्यादा होगा तो पॉली। देखो नोट में, जैसे हम क्या बोले, 2 से 10 तक दे सकता है, 2 से 10 तक देगा तो ओलिगो कह सकते हो, लेकिन दूध दिया तो उसको डाई भी तो कोई बोल सकता है। तो वही है, यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड बनते हैं तो उसे क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड कहते हैं। जैसे, लेकिन 2 वाला तुम डाई भी कह सकते हो, डाइसेकेराइड, 3 वाला को ट्राइसेकेराइड, 4 वाला को टेट्रासेकेराइड कह सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डाइसेकेराइड है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डाइसेकेराइड।
सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सबका सब क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो सुक्रोज लिखे है, सबका सूत्र एक ही होता है। सबका सूत्र क्या होगा? एक ही, C12H22O11 होगा सबका। तो एग्जांपल देखो यहाँ पर सुक्रोज लिखे हैं, C12H22O11। अब इसका जल अपघटन कराओ, मतलब पानी के साथ इसको क्या कराओ? अभिक्रिया कराओ, तब ये क्या होगा? पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे H+ उपस्थिति में। H+ मतलब क्या? अम्ल की उपस्थिति में जब कराओगे तो ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला वही होता है, फ्रक्टोज का भी वही होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो देखो एक ये कार्बोहाइड्रेट है, ये टूटा, कितना अणु तुमको मिला? 2। तो इसको पॉलीसेकेराइड भी कर सकते हो, डाई भी कर सकते हो। 2 दिया ना, 2 अणु दिया तो डाइसेकेराइड है, दे रहा है। 2 से 10 तक देता है, उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो 2 तो दे रहा है, ओलिगो है, लेकिन डाई भी बोल सकते हो, 2 दिया तो 2 के लिए डाई। इसके बाद देखो रेफिनोज ट्राइसेकेराइड है, रेफिनोज ट्राइसेकेराइड है, ये बहुत कम पूछता है, पूछता नहीं है, ये वाला याद रखोगे, मोनो डाई वाला, ठीक है। तीसरा देखो पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसको कहोगे? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित करने पर 10 से अधिक अणु देगा, 10 से अधिक अणु देगा, 10 से अधिक अणु देगा तो उसको कहेंगे पॉलीसेकेराइड। सिर्फ एक देगा तो मोनो, 2 से 10 देगा तो ओलिगो, 10 से अधिक देगा तो पॉली। जैसे देखो स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च देखो N लग गया ना, मतलब 10 से ज्यादा देगा, ठीक है। तो देख सकते हो, अब ये स्टार्च है C6H10O5 का होल N, इसका जल अपघटन कराए मतलब पानी के साथ अभिक्रिया कराए, HCl मतलब अम्ल है, अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिला? ये मिला C6H12O6 का कितना अणु मिलेगा? N अणु मिलेगा। N मतलब क्या? 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसी का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब सिर्फ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, शॉर्ट बस कर लेंगे तुरंत तुरंत। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही मान सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा नंबर, ये तो पहला था, ये दूसरा में 2 क्वेश्चन है। पहला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और दूसरा DNA तथा RNA में अंतर बताइए। DNA तथा RNA में अंतर बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो देखो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सब जानता होगा। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये हमारा मुख्य कार्य करता है, जिसे आनुवांशिक गुण जो होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ठीक है। DNA RNA पढ़ा है तो सब बायोलॉजी में। तो ये आनुवांशिक गुण को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। मतलब हमारा जो गुण होगा वो गुण हमारे अगले पीढ़ी में आए तो उसको स्थानांतरण करता है कौन? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है, ठीक है, ये सब भी करता है। बायोलॉजी में तो सब अच्छा से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लो। देखो क्या है न्यूक्लिक अम्ल, तो वैसा यौगिक जो आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण तथा प्रोटीन के जैव संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब देखो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जटिल यौगिक होता है, उससे बना होता है, ठीक है। कहते हैं जीवित प्राणियों में 2 प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको DNA कहते हो, और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहते हो RNA। इतना सा याद रखोगे, ठीक है। वैसा यौगिक जो आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण तथा प्रोटीन के जैव संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तुम ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। जीवित प्राणी में 2 प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, DNA, RNA। DNA मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है DNA तथा RNA में अंतर। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में कम पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। चलो नीचे करो और ऊपर ले जाओ, ऊपर रुक जा। देखो ये, ओह माय गॉड, जल्दी लगाओ, इसको भूख लग गया, खिलाओ खाना।
चलो चलो खाने लगा, छोड़ दो। देखो डीएनए और आरएनए में अंतर देखो, बायोलॉजी तू सब पढ़ा होगा ना। हाँ देखो क्या है डीएनए में, देखो पहला पॉइंट है कह रहा यह कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, ध्यान से देखो, डीएनए पाया जाता है कोशिका का एक केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है, तो उसी केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र, और उसी गुणसूत्र में होता है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर देखो आरएनए में कह रहा यह मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, डीएनए कोशिका का केंद्रक होता है, उस केंद्रक में गुणसूत्र होता है, उसमें डीएनए होता है। आरएनए कहाँ पर, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, मतलब इसको क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो, ठीक है, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, समझ में आ रहा बात। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाएगा और आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है, ये अंतर है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है, इसकी एक सूत्री कुंडलित संरचना होता है। द्विकुंडलित मतलब इसका हेलिक्स होता है, दो हेलिक्स होता है डीएनए का, देखो इस तरह से देखा होगा तू सब, इस तरह से बना होता है, ये डीएनए होता है, और आरएनए सिंगल हेलिक्स का होता है इसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बात याद रखोगे, इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है, इसकी एक सूत्री कुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडली एक कुंडली, डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स, ठीक है, डबल सिंगल। चलो इसको ऊपर करो देखो इधर अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट में देखो, चौथा पॉइंट में कह रहा ये हाँ यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक मतलब तुम्हारा वंश वाला गुण, ठीक है, पीछे वाला गुण आगे में जाने के लिए यही मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है, मदद करता है, वही बात है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ये आनुवांशिक गुण का स्थानांतरण करने में मदद करता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है आरएनए। फिर डीएनए में देखो अगला पॉइंट, ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। देखो कारण कि इसमें 4 प्रकार का क्षारक पाया जाता है, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमिन, एजीसीटी याद रखोगे, एजीसीटी पाया जाता है डीएनए में, एजीसीटी पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में सिर्फ थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है, बताओ निम्नलिखित में आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल, ये सॉरी ये थाइमिन नहीं पाया जाता है, उसके जगह पर यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, समझ में आया। डीएनए में क्या पाया जाएगा, एजीसीटी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। देखो करें, रुक जा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताओ। हीमोग्लोबिन कौन सा धातु पाया जाता है, कहोगे लोहा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। देख लो हीमोग्लोबिन में उपस्थित मुख्य धातु लोहा, क्या लोहा, और अन्य तत्व भी होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल क्या है। तो अमीनो अम्ल किसको कहोगे बतला रहे हैं, एक ही यौगिक होगा, उसी एक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होगा, उसी में एमिनो ग्रुप भी लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमिनो अम्ल। जैसे देख ले सकते हो ये एक ही यौगिक है, इस यौगिक में देखो COOH भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, NH2 भी है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही यौगिक में पाया जाता है तो उसको एमिनो अम्ल कहते हैं, देख सकते हो। वैसा कार्बनिक यौगिक जिनके एक ही अणु में एमिनो मतलब NH2 तथा कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित हो तो उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया बात। चलो अगला देखो क्वेश्चन, कहे 2 विटामिन का नाम लिखे एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताएं। तो हम देखो आंसर लिखे, पहले लिखे विटामिन ए का नाम, तो पहला विटामिन ए, अब इसके कमी से क्या होता है,
तो विटामिन ए की कमी से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। पहला रतौंधी और दूसरा जीरोप्थेल्मिया। तुम चाहो तो होता है, तुम चाहो तो ये तो सबको पता होगा रतौंधी, और एक ये याद कर लो जीरोप्थेल्मिया, एक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना। उसके बाद दूसरा है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है, ये बच्चा में रोग पाया जाता है, ठीक है, रिकेटस। और दूसरा होता है अस्थि मृदुता, ये बच्चा में नहीं होता, वयस्क में होता है, ठीक है। अस्थि मृदुता मतलब वो होता है ना हड्डी उससे रिलेटेड होता है, हड्डी में कमजोरी आ जाता है, दर्द होता है, ठीक है, दर्द होता है, हड्डी में दर्द होता है ना। वयस्क जो बूढ़ा को देखा होगा तू सब, कहता है दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये सब, ठीक है, अस्थि मृदुता। चलो ऊपर करो, ऊपर ले जाओ, वाह 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 वाह, रुक जाओ बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पाद के बनने की अपेक्षा करते हो। रिकॉर्डिंग चालू है। कह रहे अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज का अपघटन कराओगे, पानी में देकर उसको तोड़ दोगे, ठीक है, तो कौन कौन चीज बनेगा, कहोगे डी ग्लूकोज, डी लैक्टोज बनेगा। देखो है ना, ये लैक्टोज है, इसका पानी के साथ अभिक्रिया किए, H+ अम्ल की उपस्थिति में, HCl भी लिख सकते हो, H+ भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिक्रिया कराओगे तो ये टूट जाएगा। देखो ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, तब ने 2 अणु दिया, तो क्या क्या दिया, तो डी ग्लूकोज, डी क्या है गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज। देख लो, कह जब लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जब लैक्टोज का जल अपघटन तनु HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो डी ग्लूकोज एवं डी गैलेक्टोज का निर्माण होता है, डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज का निर्माण होता है। दोनों का अनुसूत्र C6H12O6 होता है, ये दोनों का अनुसूत्र वही होता है। उसका C12 H22 O11, पानी के साथ अभिक्रिया करा है, ये टूट गया, क्या बना, 2 ग्लूकोज जैसा सूत्र दिया, और इसका नाम अलग अलग, एक को कहोगे डी ग्लूकोज, एक को डी गैलेक्टोज कहोगे। डाइसैकेराइड है क्योंकि 2 अणु दे रहा, ये एक टूट के क्या अणु दे रहा, 2, तो डाइसैकेराइड कहोगे। अगला क्वेश्चन देखो, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है। आवश्यक अनावश्यक, अच्छा एक बात बताओ, आवश्यक किसको कहोगे, तो हाँ वैसा अमीनो अम्ल जिसे हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर वो उत्पन्न नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो वो हुआ हमारे लिए आवश्यक, नहीं हुआ। और जो तुमको जो चीज नहीं है वो ना आवश्यक हुआ, तो जो हमारे शरीर में जिस अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम आवश्यक, और जिसका निर्माण हमारे शरीर में खुद होता है तो वो अनावश्यक होता है ना, नहीं होगा। जो हमारे शरीर में खुद संश्लेषित हो जाता है, जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में खुद संश्लेषित हो जाता है तो उसको कहते हैं अनावश्यक, और जो नहीं होता है हमको अलग से लेना पड़ता है डाइट के रूप में ना, नहीं कहते हो बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, तो वो अलग से लेना पड़ता है, तो वो हुआ क्या, आवश्यक, ठीक है, वो आवश्यक हुआ। तो देख लो आवश्यक अमीनो अम्ल, तो आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिनमें जिसे हमारा शरीर संश्लेषित करने में असमर्थ होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिसे हमारा शरीर संश्लेषित करने में असमर्थ होता है, मतलब हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल तो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेलाइन ल्यूसीन, वेलाइन ल्यूसीन है, टाइम है ना, तो सब 2 घंटा नहीं हो गया, अच्छा उदाहरण देख लो, वेलाइन ल्यूसीन आवश्यक अमीनो अम्ल, ये हमारे शरीर में नहीं बनता, इसको अलग से हमको किसी तरह से लेना पड़ता है। चलो इधर चलो, देखो अनावश्यक अमीनो अम्ल, इधर 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 बस तू अब ऑपरेटर हो गया ना, अब तुम काम कर सकता है मेरे साथ। अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिसे हमारा शरीर संश्लेषित करने में समर्थ होता है, जो हमारा शरीर बना सकता है तो उसको कहेंगे अनावश्यक। ये है ही तो क्या आवश्यक है, वही है। एग्जाम्पल में देखो ग्लाइसिन एलेनिन ETC, तो ये हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है विटामिन को कैसे वर्गीकृत करते हैं, रक्त जमाने के लिए रक्त जमाने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम बताओ। तो देखो हम यहाँ पर सीधा सा आंसर लिखे हैं, सीधा सा, कह रहा है विटामिन को मुख्य रूप से विलेयता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, मतलब विटामिन जो है वो कहाँ कहाँ पर घुल सकता है, कहाँ घुल सकता है, तो घुलने के आधार पर उसको वर्गीकृत, क्या देख रहा है तू सब है, तो
विलयता के आधार पर वर्गीकृत किया, मतलब किस किस चीज में वो घुल सकता है। तो विटामिन देखो दो चीज में घुल सकता है, एक तो जल में विलय विटामिन होता है और एक होता है वसा में विलय। एक जल में विलय विटामिन और दूसरा वसा में विलय विटामिन, तो मतलब ये दो तरह से इसको वर्गीकृत किया गया। ठीक है, देखो आ गया। विटामिन को मुख्य रूप से विलयता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक नंबर में जल में विलय विटामिन, जैसे देखो विटामिन बी, विटामिन सी, ये जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। उसके बाद है वसा में विलय विटामिन, जैसे एग्जांपल में ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के, ये जल में घुलने वाला है, ये जल में घुलने वाला, ये जल में नहीं घुलता है। देखो कभी कभी तुमसे क्वेश्चन, सॉरी ये जल में घुल जाता है, ये जल में नहीं घुले। जैसे देखो विटामिन सी है, तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ कि हमारा जो शरीर है ये विटामिन सी को क्यों नहीं रख पाता, क्यों नहीं संचित करता है, समझ? क्योंकि ये जल में विलय होता है। हम जब भोजन वोजन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन सी आता है, लेकिन ये जल में विलय होता है, इसलिए हमारे शरीर में रुकता नहीं है, ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसलिए ये संचित नहीं हो पाता। ठीक है, ये पानी में विलय। सब्जी काटोगे, कहते हैं सब्जी काटने के बाद मत धुओ, क्योंकि सब्जी जैसे होता है उसमें विटामिन बी और सी अगर पाया जाता है तो पानी के साथ धुल जाता है, पानी विलय होता है ना, तो वो विटामिन पानी के साथ बाहर चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सब्जी को काट के नहीं धोना चाहिए, पहले धो लो फिर काटो। ठीक है, पहले धुओ फिर काटो, हाँ फिर खाओ। इन्हें तू सब क्या करता है, आलू लाएगा एकदम गंदा गंदा रहता आलू, पहले काट देगा एकदम कच के, क्या पहले जब काट के तब उसको धोता है, पहले धोते हो, हाँ पहले अच्छा से धो लो, उसके बाद मत धो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अरे पागल क्या बोलती है तू? चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो विटामिन को मुख्य रूप से विलयता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो जल में विलय विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है, इसको याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। वसा में विलय विटामिन, ये सब वसा में विलय हो जाता है, वसा में, फैट में ये सब मिल जाता है, ए डी ई के। आगे देखो, इसी में कहा रहता है ना, रक्त को थक्का कौन बनाएगा? तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन के नहीं है तो हाथ कट गया तो ब्लड बंद नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में विटामिन के की कमी है। ठीक है, तो विटामिन के होना चाहिए, नहीं होगा तो रक्त का जल्दी थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, थक्का देरी से बनेगा। ये थक्का नहीं बनेगा तो वो निकलते नहीं रहेगा खून, थक्का बन जाता तब खून बंद होना, मतलब बाहर निकलना बंद हो जाता है। आगे देखो, ग्लाइकोसाइडिबंद से आप क्या समझते हैं? ये तुमको शायद समझ में नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। चलो फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मोनोसेक्राइड सिखाए थे ना, जैसे ग्लूकोज का संरचना बनाए थे, ग्लूकोज। अब मान लो दो ग्लूकोज हमको जोड़ना है, ग्लूकोज का संरचना बताते थे, वो हार्वर्ड प्रोजेक्शन वाला, बताओ ऐसे बताए थे। मान लो इस तरह का है, ठीक है, ये है, और एक इधर भी है, समझो, बस समझा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो किसी में यहाँ पर क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में देखा था, अल्फा डी में यहाँ एच होता है, सॉरी अल्फा डी में यहाँ पर क्या होता है, ओ एच, यहाँ पर क्या होता है, एच। अब कहेंगे ये भी अल्फा डी ही है, तो अल्फा डी में यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओ एच होगा। ये पता नहीं, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यहाँ पर ये पांचवा, है ना। आप देखो, कहेंगे ये दोनों को आपस में तुमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ोगे तो देखो कैसे जोड़ता, बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, मान लो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज का OH लो, ठीक है, और एक अल्फा डी ग्लूकोज का, नहीं इसको बना लो बीटा डी, यहाँ पर H करो, यहाँ पर करो OH। ठीक है, तो एक का हम क्या किए, अल्फा, एक का हम क्या किए, OH लिए, और एक का, सॉरी इसका नहीं, इसका OH लो और इसका ले लो H, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, पानी, HOH और H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यहाँ से पानी बन के निकल जाएगा, तो बताओ यहाँ पर बचेगा कौन चीज? यहाँ पर बचेगा सिर्फ O, और O को यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, देखो बताते हैं, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो जोड़े ना, तो ये जो जोड़ने के लिए जो जिस बंद का उपयोग किए, इसी बंद को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडी बंद। ठीक है, ग्लाइकोसाइडी बंद। इसमें तुम बहुत सारा जितना जोड़ना है उतना जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको हम रिएक्शन नहीं लिखा है जानबूझ के। ठीक है, तो सब घर पर रिवीजन करो, सब चैप्टर तुम्हारा खत्म है, ऑर्गेनिक तीन चैप्टर बचा है इसके बाद। ठीक है, कखनो हो सकता है वो,
वो कभी भी हो सकता है। काम रहा तुम्हारा, घर पर रिवीजन करो। एक सप्ताह 10 दिन में हम चैप्टर खत्म कर देंगे पूरा केमिस्ट्री। उसके बाद टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, मॉडल सेट कराएंगे, और मतलब उसके बाद सिर्फ परीक्षा वाला काम होगा सिर्फ, ठीक है। तो तू सब रिवीजन करो अभी से, मेरे भरोसे मत बैठोगे कि सर बताएंगे ये सब करेंगे तब याद करेंगे, ये सब मत करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलो देख लो, ग्लाइकोसाइड बंद तो समझ लो ना, देख लो इधर। कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विभिन्न मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड को जोड़ने के लिए प्रयुक्त बंध को ग्लाइकोसाइड बंद करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दो मोनोसेकेराइड को जोड़ रहे थे ना, मोनोसेकेराइड भी जुड़ सकता है, पॉलीसेकेराइड भी जुड़ सकता है और डाइसेकेराइड भी जुड़ सकता है। उसी बंध को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइड बंध, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये है, ऊपर करो, एंजाइम क्या है? एंजाइम पढ़ चुके हो, पृष्ठीय रसायन चैप्टर पढ़े थे ना, पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर एंजाइम की बात बताए थे। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, ये सब बताए थे ना। तो देखो वैसा जैव अणु जो पादप एवं जंतुओं के सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करता है? प्रेरित करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, जैसे हम बोलो भोजन करते हैं मान लो, ठीक है, तो भोजन करते तो भोजन को पचाना है, तो पचाने के लिए अंदर में रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को जो प्रेरित करते हैं, स्पीड बढ़ा दे, ठीक है, तो उसी जैव अणु को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। वो उसको प्रेरित करता है, ठीक है। उसे एंजाइम कहते हैं। सभी एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। बताए थे तुमको, एक एंजाइम जो होता है उसका एक ही काम होता है, अलग अलग एंजाइम का अलग अलग काम होता है ना। तो एंजाइम विशिष्ट होता है। जैसे भोजन के पाचन के लिए जो एंजाइम चाहिए सिर्फ वो वही काम करेगा, दूसरा काम वो नहीं करेगा, समझ रहे बात? सिर्फ उसी को वो प्रेरित करेगा, दूसरे को वो प्रेरित नहीं कर सकता। अगला देखो, यह प्रोटीन का उच्च अनुभार वाला अणु होता है। ये प्रोटीन का होता है, ये भी बात याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा गया। बताओ एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। देखो क्वेश्चन होगा नीचे, हाँ एंजाइम क्या है? प्रोटीन है ना लिखा हो। यह प्रोटीन का उच्च अनुभार वाला अणु है। प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का। आगे देखो, ये VVI पॉइंट लिखे है, विटामिन जनित रोग स्रोत। देखो यहाँ पर है विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेटिनॉल। अब इसके कमी से रतौंधी होता है। स्रोत याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना याद कर लेना। उसके बाद B1 का नाम होता है थियामिन, थायोमिन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। B1 इसके कमी से बेरी। फिर देखो B2 इसका नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है, होठ का फटना, इससे होठ फटता है इसकी कमी से। B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। मरोड़ आना, शरीर में दर्द आना नहीं होता है, वो होता है मरोड़ आना। विटामिन B12 सब बीए है, ये सब बीए है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसका नाम साइनोकोबालामीन। इसमें क्या होता है? इससे होता है RBC में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाता है। RBC होता है तुम्हारा ब्लड, तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। किसके वजह से? B12 की कमी के कारण। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध अंडा मांस खाना पड़ेगा खूब, ठीक है। ये याद रखो, यहाँ पर याद रखोगे। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। खट्टा चीज खाओगे तो उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है ना, इमली टिमली ये टमाटर जो भी होता है। इसके बाद देखो विटामिन D है, विटामिन D VVI इसको कहते हैं, सॉरी विटामिन D का देखो रासायनिक नाम नहीं लिखे क्योंकि विटामिन D1 D2 D3 D4 होता है, तो सबका अलग अलग होता है, नहीं याद रखो। बस ये देखो कि विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस बच्चों में ये रोग होता है, रिकेटस। इसके बाद विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके कमी से RBC भूरा हो जाता है। RBC होता है ना, RBC रेड ब्लड सेल, तो वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। इसके बाद विटामिन K, इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। अब इसकी कमी से रक्त थक्का देरी से बनता है, अभी तुरंत तो देखा था ऊपर में। विटामिन K कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। उसके लिए जिम्मेवार विटामिन कौन सा है? के है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव बचा है, ऑब्जेक्टिव 30-35 को होगा क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।